सभी व्यूवर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डिप में स्वागत है। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के नए अध्याय जिसमें जानेंगे भारत की स्थिति एवं उसके विस्तार के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप अगर समझ के पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट पूर्वक तो आपको समझने में कोई कठिनाई होगी, क्योंकि इससे प्रश्न आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उनमें आपको प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो आइए उससे रिलेटेड हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न करा भारत में पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ऑप्शन में है पुष्कर द्वीप, बी में है जम्बू द्वीप, सी में है कांच द्वीप और डी में है कुश द्वीप। तो इन चारों ऑप्शंस में से एक पर्याप्त जो ऑप्शन है वो है जम्बू द्वीप। तो आइए अब हम लोग पहले जानते हैं कि जो भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। थोड़ा हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और उसमें से भारत का जो निर्माण है वह किस भूपट्टी के कारण हुआ। तो अल्फ्रेड वेगनर का जो सिद्धांत है, जो हम लोग पढ़े थे, जो जर्मन मौसम वैज्ञानिक थे, इनके बारे में हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी में भी जब चट्टान के बारे में अध्ययन किया था तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था, ज्वालामुखी में भी देखा था किस प्रकार से अल्फ्रेड वेगनर का जो अनुसार था, उन्होंने कहा था, अल्फ्रेड वेगनर जो जर्मन मौसम विज्ञान थे, उनका अनुसार कहना था कि जो कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे, यानी कि जितना भी पृथ्वी था वो एक स्थलखंड से जुड़ा हुआ था और उस स्थलखंड जो बृहत महाद्वीप था उसे उन्होंने पैंजिया कहा था और कहा था जो उसके चारों ओर महासागर अर्थात जो पानी है उसको उन्होंने पैंथेलासा कहा था। और उन्होंने बताया कि जो अंतिम ट्रियासिक युग में क्या हो गया, पैंजिया का विभाजन प्रारंभ हो जाता है और जब पैंजिया का विभाजन प्रारंभ होता है तो एक भाग उत्तरी भाग और दूसरा भाग दक्षिणी भाग कहलाता है। तो उत्तरी भाग जो था अंतिम ट्रियासिक युग में जो उन्होंने बताया कि जो पैंजिया था जो एक क्या था, स्थल रूपी था, स्थलखंड आपस में जुड़ा हुआ था, तो उसका उत्तरी भाग जो कहलाया वह क्या कहलाया, वह कहलाया अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग जो था वह कहलाया ये गोंडवाना लैंड। तो इस तरह से अंगारा लैंड उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड में विभाजित हो गया। फिर कुछ समय बीतता गया तो उसके बाद फिर दूसरा भाग जो अंगारा लैंड था उसमें भी विभाजन देखने को मिला। तो क्या होता है कि जो दूसरा भाग गोंडवाना लैंड, इन दोनों स्थलीय भागों के बीच में अब क्या हो जाता है, एक आ जाता है संकीर्ण महासागर बना जिसे उन्होंने थेथिस सागर कहा। अब जैसे विभाजन हुआ और इन संकीर्ण महासागर, इन संकीर्ण क्षेत्रों के बीच एक संकीर्ण महासागर बना जिसे उन्होंने थेथिस सागर कहा। अब क्या होता है, लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व अंतिम क्रिटेशिक युग में, वो था अंतिम ट्रियासिक युग, अब अंतिम क्रिटेशिक युग में, अब क्रिटेशिक युग में क्या होगा, गोंडवाना लाइन में भी विभाजन होगा। याद करिए गोंडवाना लाइन को उन्होंने क्या कहा था, वह गोंडवाना लाइन दक्षिणी जो क्षेत्र था जिसका उन्होंने विभाजन किया जो दक्षिण की ओर था वो गोंडवाना लाइन और उत्तर की ओर अंगारा लाइन। तो गोंडवाना लाइन जब क्या होता है अंतिम क्रेटियासिक युग में विभाजन होता है तो वह उसके फलस्वरूप विभाजन होकर क्या बनेगा, दक्षिणी अमेरिका बनेगा, अफ्रीका बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, भारतीय प्रायद्वीप यानी जो एशिया बनेगा, उसके बाद मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया का निर्माण होगा। अब फिर उसके बाद क्या होगा, उत्तरी जो उत्तर का क्षेत्र था जो अंगारा लैंड कहलाया था, अब उस अंगारा लैंड का विभाजन होगा तो क्या बनेगा, कनाडा बनेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका बनेगा, रूस बनेगा, यूरोप बनेगा, इन क्षेत्रों का निर्माण होगा। तो इस तरह से उन्होंने यह सिद्धांत दिया था। तो वही इसी से इस प्रश्न का जो है क्रिएटेशन है, भारत प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जो अंग रहा है वह एक जम्बू द्वीप के। फिर आगे आप देखेंगे प्लेट विवर्तनकी का सिद्धांत, जो प्लेट विवर्तनकी का सिद्धांत है वह कहा जाता है अल्फ्रेड वेगनर जो थे उन्हीं के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत का विकास उसको माना जाता है प्लेट विवर्तनकी द्वीप, जिसमें बताया गया था कि किस प्रकार से विभिन्न प्लेट के द्वारा क्या हुआ, निर्माण हुआ है, फिर आपस में जब वह संकीर्ण हुए, दबाव पड़ा, फिर वहाँ पर क्या हुआ, सागर महासागर बना। तो वो डिटेल में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में बात किए तो इस आंसर का सही जवाब हो जाएगा वह जम्बू द्वीप। और याद रखिएगा यह जो अल्फ्रेड वेगनर थे उनके द्वारा जो सिद्धांत दिया, ये भी प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा गया था जो प्लेट विवर्तनकी का जो सिद्धांत है वो सर्वप्रथम किनके द्वारा दिया गया। दो में देखिए सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इंडिया शब्द का प्रयोग भारत की किस भाषा में, उर्दू में किया गया था, ग्रीक, फारसी, और ऐसा करते हैं आपको पता होगा वह हो जाएगा ग्रीक भाषा में सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 3 में हम लोग चलते हैं, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा क्या है। तो देखिए भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणी सीमा की बात की जाए तो देखिए इस प्रकार से हम आपको मैप दिखाते हैं। तो इस प्रकार से
ये जो बना है ये भारत है। तो इसका दक्षिणी मुख्य भूमि यानी मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा पूछ रहा है। अगर दक्षिणी सीमा पूछता तो उस प्रश्न का जवाब कुछ और होता। तो मुख्य भूमि से सटा हुआ दक्षिणी सीमा हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो क्या है, जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी के पास में अवस्थित है, यही मुख्य भूमि का। अगर सिर्फ पूछा जाता भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो वह हो जाता जो अंडमान निकोबार में अवस्थित है, वह क्या है, जिसे हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, 6 डिग्री 4 मिनट। वह प्रश्न कब होता, जब सिर्फ पूछता भारत का दक्षिणतम बिंदु, लेकिन यहाँ पूछ दिया मुख्य भूमि का, यानी जो मुख्य भूमि से सटा हुआ है, जो हम लोग आगे देखेंगे किस तरह से जो पूरा स्थलीय जो खंड है, जो 15,200 किलोमीटर में स्थलीय सीमा की लंबाई है, उस सीमा जो मुख्य भूमि का, उसमें से कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट है। और आगे हम लोग वो भी देखेंगे किस तरह से जो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है उसे और किन नामों से जाना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि जो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी है, जिसे केप कैमरीकॉन के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं आपको कन्याकुमारी ना देके केप कैमरीकॉन दे देगा। 4 में देखिए भारतीय मानक समय आधारित है। अब करा जो भारतीय मानक समय है वह किस पर आधारित है, तो हम लोग यहाँ दो चीज़ों को समझेंगे। पहले मानक समय पढ़ेंगे कि मानक समय क्या होता है। देखिए मानक समय का मतलब होता है किसी देश के मध्य से गुजरने वाला रेखा, वही मानक समय होता है, चाहे कोई भी देश हो। आप आगे देखेंगे कि कनाडा के लिए भी आप किस तरह से 6 है, रूस के लिए भी 6 है, अमेरिका के लिए भी 6 है। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें मानक समय रेखा 1 से अत्यधिक है, जिसमें से कनाडा में 6, संयुक्त राज्य अमेरिका में 6, रूस में 11, चीन में 1। तो ये सभी मानक जो रेखा है वो हैं। तो मानक रेखा होता है किसी भी देश के मध्य से गुजरने वाली मानक रेखा। अब थोड़ा सा और डिटेल करते हैं, मध्य से गुजरने का अर्थ क्या है। जैसे भारत का बात कीजिए, भारत का आप देखेंगे कि पश्चिमतम बिंदु, जो पश्चिम बिंदु है वह क्या है, वह कितना से कितना डिग्री तक था, वह आप देखेंगे तो 68 डिग्री से 68 डिग्री 7 मिनट से क्या था, वो 97 पॉइंट समथिंग था, यानी उसके बीच में ये अवस्थित था। भारत की जो स्थिति थी 68.7 डिग्री से 97.25 डिग्री थी। इन दोनों के बीच में अगर इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 29 आएगा, 29 से भागा देंगे तो 14 आएगा, और जैसे ही 68 में 14 जोड़ेंगे तो लगभग 82.5 आएगा। तो हम बता रहे हैं मानक समय क्या होता है, कोई भी देश के लिए मानक समय वही गुजारा जाता है जो मध्य से गुजरता है। तो भारत का जो मानक समय है वह 82.5 डिग्री तो आ गया। अब प्रश्न उठता है कि पूर्वी देशांतर कि पश्चिमी देशांतर। अगर आप ग्लोब पर देखेंगे तो भारत की स्थिति या भूमध्य रेखा से पूरब की ओर यहाँ पर आपको मिलेगा, तो हो जाएगा वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये मानक रेखा था। अब क्या होता है, मानक समय रेखा से आप कैसे समय का निर्धारण किया जाता है, किस तरह से टाइम निकाला जाता है, थोड़ा उसे भी हम लोग समझ लेंगे। उसे समझने के लिए आपको एक ग्रीनविच टाइम भी समझना होगा कि ग्रीनविच टाइम क्या होता है, क्योंकि ग्रीनविच टाइम से ही क्या किया जाता है, मानक समय रेखा निकाला जाता है। तो ग्रीनविच जो टाइम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान यमोत्तर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर, इसी को हम लोग कहते हैं 0 डिग्री देशांतर को। इसी का अपोजिट 180 हो जाएगा, वह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाएगा। तो ग्रीनविच रेखा से आधे घंटे के गुणक के अंतर पर यह होता है, कौन होता है, मानक रेखा होता है। जैसे आप किए जाए 24 घंटा, तो 24 घंटा में जो क्या होगा, टोटल जो पृथ्वी घूमेगा वह 360 डिग्री, यानी कि एक चक्कर हुआ 360 डिग्री, तो एक घंटा में क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 15 डिग्री देशांतर को पूरा करेगा। देशांतर क्या होता है, देशांतर जो होता है वह होता है जो उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाली रेखाएं होती है, उसको देशांतर कहते हैं। इस तरह से पृथ्वी पर जो देशांतरों की संख्या है वह टोटल कितना है, 360 है। तो वही हम कह रहे हैं 360 इक्वल टू कितना हो गया, कितना, 24 घंटा। तो 24 घंटा में एक चक्कर पूरा करती है ना, 23 घंटा समथिंग मिनट में तो करती है। तो यानी मान के चलते 24 घंटा में 360, तो एक तो हो जाएगा कि एक घंटा में वह 15 देशांतर पूरा करती है, और एक देशांतर में वो 4 मिनट का समय लेती है। यहीं से वो निकलता जो हम लोग जानते हैं कि एक देशांतर बराबर 4 डिग्री का समय होता है। तो वही 82.5 डिग्री है, तो वहाँ से हम समय निकाल देंगे, तो 82.5 डिग्री जो समय निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वह 5.5 घंटा वो आगे आ जाएगा। तो ये तो हम लोगों ने समझा किस प्रकार से समय निकाला जाता है। तो हम लोग यह भी समझें कि ग्रीनविच जो मीन टाइम होता है, जो 0 डिग्री देशांतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीनविच ग्रीनविच टाइम कहते हैं, प्रधान यमोत्तर रेखा कहते हैं। उसके बाद हम लोग ये भी जाने कि कौन से ऐसा देश है, कौन सा ऐसा महादेश है जहाँ से क्या होता है, कितने जो है मानक रेखा गुजरती है। जैसे हम लोग जाने कि जो जैसे रूस हो गया, रूस से हो गया कि रूस देश से 11 मानक समय रेखा गुजरती है, कनाडा से 6, संयुक्त राज्य अमेरिका से 6, चीन से 1। तो इस तरह से इतने मानक समय रेखा यहाँ से गुजरती है, इसको माना गया है, तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। देखिए थोड़ा सा हम चर्चा इसलिए कर दिए ना क्योंकि इससे प्रश्न आ गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। जैसे ये ग्लोब हो गया, ये 0 डिग्री देशांतर हो गया, अंदर पीछे से हो गया 180 डिग्री देशांतर। तो वही होता है 180 डिग्री देशांतर के सहारे निर्मित हुई जो भी है, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, जो 180 डिग्री देशांतर से निर्मित जो देशांतर क्या होती है, 180 डिग्री देशांतर के
दाएं बाएं मुड़ जाती है ताकि स्थलीय भागों को विभाजित ना हो सके और लोगों को तिथि के बारे में भ्रम ना हो। उसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को आप देखेंगे ना, तो लगभग 8 से 9 जगह पर वह विक्षेपित होती है, यानी मुड़ती है। कारण क्या होता है, वो स्थलीय सीमा को विभाजित होने से बचाती है। तो वही एक काल्पनिक रेखा यानी जो 180 डिग्री देशांतर है, उसी के लगभग जो क्या होती है वह क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींचा गया। अंतर यही है कि जो काल्पनिक रेखा है वह कहीं पर आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वो कहीं पर मुड़ जाएगी। जैसे वह मुड़ेगी कहाँ पर आप देखेंगे, तो मुड़ने का जो स्थान है वह जहाँ से स्टार्ट करेगी वो मुड़ना, वो आप देखेंगे ये हो गया, जैसे हो गया आप ले लीजिए, हाँ, रूस के पास में हो गया, एल्यूसियन द्वीप हो गया, फिजी हो गया, टोंगा हो गया, चौथम, इन तीनों स्थानों पर ये क्या हो गई है, थोड़ा हट गई है, यानी मुड़ गई है। तो आप देखेंगे वही फिर बेरिंग सागर में आप देखेंगे कि जो 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश जहाँ पर आ रहा है वहाँ पे भी आप देखेंगे कि पूरब की ओर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मिल गई है। तो इस प्रकार से है ना, ये इस प्रकार से ऐसे 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 थोड़ा देखने को मिलेगा। इसलिए क्योंकि वो स्थलीय सीमा के विभाजन से बचाती है ताकि लोगों को स्थानीय समय में दिक्कत ना हो। तो ये हम लोगों ने समझा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होता है, जो 180 डिग्री देशांतर के काल्पनिक के साथ साथ में जो खींचा गया। अंतर ही होता है कि जो वो जो सीधा खींचा रहता है, लेकिन ये कहीं कहीं पे मुड़ जाता है ताकि स्थानीय लोगों को क्या हो, स्थानीय समय सीमा में दिक्कत ना हो। तो भारतीय मानक समय निर्धारित किया गया है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से। और नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय मान समय है जो स्थित है। भारत का प्रमाणिक मान समय कहाँ है, जो उस स्थानीय स्थान के समय। तो प्रमाणिक मान समय अभी हम लोगों ने देखा कि जो भारत का जो मानक समय रेखा वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब यह प्रश्न उठता है कि 82 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो गुजरती है कहाँ से। तो वही उसी का प्रश्न कर रहा है कि स्थानीय समय रेखा जो स्थित है किसके समीप में स्थित है। तो वह है इलाहाबाद के समीप में, आप देखेंगे वहीं पे ये वहीं के बगल है जो आपको नैनी से होकर गुजरती है। तो ये ध्यान में रखेंगे आप। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर होता है। अब कह रहा है इंडियन स्टैंडर्ड और ग्रीनविच। तो ग्रीनविच क्या, अभी हम लोगों ने समझा कि ग्रीनविच टाइम रेखा 0 डिग्री देशांतर को ही प्रधान एवं रेखा कहते हैं। और इंडियन स्टैंडर्ड जो था हम लोगों ने देखा कि भारत का जो मानक समय रेखा कोई भी देश का जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि मतलब जो देशांतर रेखा उसके मध्य से गुजरने वाली रेखा कोई स्टैंडर्ड मानक समय माना जाता है। तो भारत का 82.5 डिग्री था। तो अंतर कितना था, 5.5 घंटा 30 मिनट। वो अंतर भी कैसा आया वो भी हम लोगों ने जाना। किस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक देशांतर बराबर कितना मिनट हो रहा था, एक देशांतर बराबर 4 मिनट का अंतर आ रहा था। तो हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 5.5 घंटा के आसपास में वो अंतर आ जाएगा। भारत की धुरी दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। अब कह रहा भारत की जो धुरी है, जैसे भारत का जो धुरी दक्षिणी भाग, यानी ये जो भारत का दक्षिणी भाग है और यहाँ पर क्या है भूमध्य रेखा, तो इसके बीच की दूरी मुख्य भूमि से हुआ है 876 किलोमीटर। यह ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत की इस स्थलीय सीमा की लंबाई कितना। अब भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ रहा है, यानी जो भारत जिस प्रकार से ये गुजरात हो गया, यहाँ से होते हुए ये जो हो गया, ये टोटल हो गया भारत का जो स्थलीय सीमा की लंबाई टोटल है वह क्या 15,200 किलोमीटर है। पूरे स्थलीय सीमा की लंबाई है भारत की। नेक्स्ट 9 में हम लोग चलते हैं। 9 में कह रहा द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। अब कह रहा तटरेखा, यानी आपको पता होना चाहिए कि जो भारत की तटरेखा है वहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं, वो भी हम लोगों ने जाना। 9 राज्य, यहाँ से गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। अब आंध्र प्रदेश के बाद ऊपर आ जाइए तो उड़ीसा हो गया, पश्चिम। इस प्रकार से 9 देश जो हैं, 9 राज्य हैं जो तटरेखा के समीप है। तो तटरेखा की जो टोटल लंबाई है वह क्या है, भारत के तटरेखा यानी टोटल पूछ रहा है। तो आप अगर यूनियन टेरिटरी को भी मिला देंगे, अंडमान निकोबार हो गया, उसके बाद जो अन्य द्वीप समूह साथ साथ में हो गया, आप अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला देंगे तो टोटल हो जाएगा 7,516.5 वर्ग किलोमीटर भारत की तटरेखा की पूरा लंबाई हो जाएगा। तो यह भी ध्यान में रखेंगे। वह आगे भी हम लोग देखेंगे भारत के तटरेखा के मुख्य भूमि की लंबाई। नेक्स्ट 10 में देखते हैं भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई। अब जो है जो भारत जिस प्रकार से हम लोगों ने अभी देखा था, इस प्रकार से जो यहाँ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ कश्मीर हो गया, यहाँ से उत्तर से दक्षिण की ओर की जो लंबाई है वह कितना है, वह है 3214 किलोमीटर। ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई। और पूरब से पश्चिम यानी पूरब में हो गया अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात से लंबाई यह 2933 किलोमीटर है। तो दोनों आप ध्यान में रखेंगे, प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट 11 में देखते हैं भारत का पूरब से पश्चिम तक लंबाई कितना। तो अभी हम लोग चर्चा किए थे किस तरह से भारत में पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर लंबाई था। भारत तटरेखा की लंबाई कितनी, अब भारत के तटरेखा की लंबाई पूछ रहा है। इसमें इस चारों ऑप्शन में देखिए, अभी हम लोगों ने जाना था कि देखिए ऊपर वाले प्रश्न में क्या था, भारत का
द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई, तो द्वीप सहित था 7516.5 था। यहाँ पर सिर्फ भारत की तटरेखा की लंबाई पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर द्वीप सहित नहीं, भारत की तटरेखा की लंबाई। तो भारत की जो टोटल तटरेखा की लंबाई है वह कितना है? ऑप्शन में 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा 6100 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है। नेक्स्ट 13 में देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को जानने से पहले हम लोग 2-3 बातों को और समझेंगे कि भारत का जो क्षेत्रफल है, ये तो विश्व के क्षेत्रफल, पहले ये जानेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। वर्ग किलोमीटर में भी जानेंगे और हेक्टेयर में भी जानेंगे। वर्ग किलोमीटर की बात की जाए तो टोटल भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। तो आप ध्यान में रखेंगे। ये तो हो गया भारत का क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद अगर बात की जाए तो ये तो हो गया 32,87,000 और 263, ये वर्ग किलोमीटर में हो गया। अगर हेक्टेयर में बात की जाए तो हेक्टेयर में टोटल कितना भारत का क्षेत्रफल? वह है 32.8 करोड़ हेक्टेयर। ये है क्या है? भारत का हेक्टेयर के क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्रफल। यानी आप इसका टोटल 92% भूमि का ही उपयोग हम लोग ला पाते हैं, है ना, बाकी 8% भूमि का उपयोग नहीं होता है। तो ये था, यह भौगोलिक स्थिति के बारे में जाना। अब हम लोग जानेंगे कि जो उस क्षेत्रफल में से भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो वह मात्र 2.5% टोटल विश्व के क्षेत्रफल का इतना योगदान देता है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? 7वां देश है। तो पहला देश कौन है? पहला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा रूस है। दूसरा कौन है? कनाडा है। तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर आप मैप देखेंगे ना तो आप ये देख कर ही मैप पता चल जाएगा कि रूस का सबसे बड़ा है, उसके बाद कनाडा, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, इस तरह से 7वां है। उसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि भौगोलिक स्थिति और भी क्या है। तो आगे हम लोग आगे क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा प्रश्न हम लोग को। 14 में कह रहा, भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई का है। यानी जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र। यहाँ पर्वतीय क्षेत्र में उन भी क्षेत्रों को शामिल किया है जो 2135 मीटर से अधिक ऊंचे पर हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र है। तो पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत में भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल में हम लोग जानेंगे कि जो 51% भाग है वह क्या है? कृषि योग्य भूमि है, यानी टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का। उसके बाद क्या है? 4% चारागाह है, 51% कृषि योग्य, 4% चारागाह, और उसमें हम लोग देखेंगे 21% में वन है। तो ये स्थिति है। और उसके बाद क्या है? 21 के बाद जो बच गया 24% बंजर है। अब इसमें से हम लोग जानेंगे कि पर्वत कितना है, पठार कितना है और मैदान कितना है। तो ये हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जानेंगे कि 10.7% जो है वह पर्वत है और 8.6% वह क्या है? पहाड़ है। तो पर्वत पहाड़ में अंतर यही है कि जो पहाड़ की तुलना में पर्वत वो ज़्यादा ऊंचाई होती है ना, तो पहाड़ हो जाता है। तो उसके बाद क्या है? 43 पॉइंट समथिंग % आप देखेंगे तो यह मैदान आपको मिल जाएगा और 27.7% यह पठार मिल जाएगा। तो ये भारत का क्या है? भौगोलिक क्षेत्रफल की जो स्थिति है वो हम लोगों ने समझा। यहाँ प्रश्न साफ पूछा है कि पर्वतीय क्षेत्र है तो पर्वतीय क्षेत्र 10.5, अगर पहाड़ी क्षेत्र पूछता तो 8.6, अगर पहाड़ी के बाद यहाँ पर पठार पूछता तो 27.6 और मैदान पूछता तो 43.0। इस तरह से इसका क्या है? विभाजन किया गया। 15 में देखते हैं, संपूर्ण भारत की कितने प्रतिशत भूभाग का पर्वत और पहाड़ी का विस्तार है। अभी हम लोगों ने जाना पर्वतीय विस्तार जो भारत में है वह 10.7% भाग है और पहाड़ियों का विस्तार है 18.6%। तो 713 हो गया और हो गया 10 और 18 29.3% टोटल पर्वत और पहाड़ को मिलाकर हो गया। अगर पठार पूछता तो पठार हम लोगों ने देखा था 27.7% और मैदान पूछता तो 43%। संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? चलिए आ ही गया पठार। 27.7% पठार का है, 10.7% पहाड़ का है और 18.6% जो है वो पहाड़ का है और 10.6 क्या था? यह पर्वत था और 43 क्या था? वह मैदान था। नेक्स्ट देखिए, संपूर्ण भारत की कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? अब कह रहा है जो मैदान का विस्तार है वह क्या है? मैदान का विस्तार संपूर्ण भारत की कितने प्रतिशत मैदान का विस्तार? तो 10.7 क्या था? याद करिए, 10.7% वह पर्वतीय विस्तार था और 8.6% वह पहाड़ी विस्तार था। अब मैदान विस्तार कितना था? वह 43%। 27 पॉइंट में क्या था? 27 पॉइंट में पठार था। तो मैदान पूछा 43 पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 18 में हम लोग आते हैं। 18 में कह रहा भारत की पारदेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील तक दूरी पे? देखिए यह जो पारदेशिक जल सीमा जिसको हम लोग टेरिटोरियल वाटर कहते हैं, यह क्या होता है? यह जो होता है इस प्रकार के क्षेत्र में सभी प्रकार के दोहन करने का किसी भी देश को पूर्ण अधिकार होता है। यह जो होता है 12 नॉटिकल मील होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक मील में कितना होता है? ये भी ध्यान में रखिएगा, एक मील में 1.609 किलोमीटर होता है। यानी 12 मील के अंदर में उसको पारदेशिक जल सीमा कहते हैं, टेरिटोरियल वाटर कहते हैं।
तो यह होता है उतना बीच में। उसके बाद है भारत का संलग्न क्षेत्र यानी कॉन्टिग्यूस जोन जिस प्रादेशिक जल सीमा। अब ये क्या है, टेरिटोरियल में तो हम लोगों ने समझा, प्रादेशिक जल सीमा में समझा कि उसमें सभी प्रकार के पूर्ण अधिकार होता है वह किसी भी देश का 12 नॉटिकल मील। उसके बाद जो निर्धारित किया जाता है संलग्न क्षेत्र कॉन्टिग्यूस जोन का, वह 12 से 24 मील किया जाता है। अब इस 24 मील जो होता है वह 24 मील के 12 से 24 मील के मध्य में होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिग्यूस मील पर रहते हैं। यह अप्रवासी कानून सीमा शुल्क निर्धारित करता है, यानी जो भी अप्रवासी आ रहे हैं उसके लिए कोई भी देश कोई भी क्षेत्र सीमा शुल्क पर्यावरण ये सभी वो लागू कर सकता है उस क्षेत्र में, यानी स्वच्छता और राजकोषीय के अधिकार में आता है। तो ये 24 मील हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 में कर रहा है एकांतर आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव जोन। अब एक्सक्लूसिव जोन एकांतर आर्थिक क्षेत्र में क्या होता है, यह हो जाता है 24 मील से 200 मील यानी 176 नॉटिकल मील ये लेता है क्षेत्र, यानी 24 मील से 200 नॉटिकल मील के बीच एक्सक्लूसिव क्या आता है, इकोनॉमिक जोन आ जाता है। इसके अंतर्गत में क्या कर सकता है कोई भी देश कोई भी क्षेत्र जो आ जाता है, तो इसके अंतर्गत में क्या कर सकता है, एक्सक्लूसिव जोन के अंतर्गत में क्या कर सकता है कि जितने भी इसके अंतर्गत जो जल शक्ति हो गया, जल शक्ति सागरीय संसाधन एवं जीवों का सर्वेक्षण वो सभी को इसमें वो कर सकता है। सागरीय संसाधन व जीवों का सर्वेक्षण और विदोहन भी इसमें करने का अधिकार होता है, यानी विदोहन संरक्षण अनुसंधान की शक्ति एवं खनिज संपदा के विदोहन का यह अधिकार होता है। इसमें कोई भी देश क्षेत्र जो निर्धारण किया गया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है 24 से 200 उसके अंतर्गत में वो कर सकता है। कुछ भी आप विदोहन में ले लीजिए, वो वाइल्ड को हो गया, इसको लेकर कोई भी संरक्षण हो गया, अनुसंधान हो गया, वो कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 21 में कह रहा भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। तो भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आ जाइए थोड़ा सा मैप हम लोग काल्पनिक देखते हैं, हाँ पूरा तो नहीं बना पाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये ऊपर हो गया है ना, ये हो गया गुजरात हो गया, तो एक हो गया, गुजरात के नीचे आ जाइए महाराष्ट्र हो गया, 2 हो गया, फिर महाराष्ट्र के नीचे आ जाइए गोवा हो गया, उसके बाद कर्नाटक हो गया, उसके बाद केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और क्या आ गया पश्चिम बंगाल। ये टोटल 9 ऐसे हैं राज्य हैं भारत के जो समुद्र के किनारे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 में देखिए भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, यानी भारत के जो सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो भारत का जो सबसे लंबा तटरेखा है, अगर सिर्फ बात की जाए राज्य को नहीं शामिल किया जाता तो अंडमान निकोबार हो जाता। अंडमान निकोबार लगभग 1962 है, लेकिन ऐसा राज्य पूछ दिया तो अंडमान निकोबार तो होगा ही नहीं, तो हो जाएगा वो गुजरात हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है गुजरात आखिर कितना कवर कर रहा है, तो 1214 किलोमीटर ये तटरेखा है जो समुद्री तट में है। और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है जो लगभग 973 के आसपास में है, किलोमीटर के आसपास में, तो ये ध्यान में रखेंगे। 23 में देखिए भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब कह रहा है कि जो भारतीय राज्य है उसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती, यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो यह पहले हम लोग जानेंगे कि जो कर्क रेखा होती है, यानी ये जो भारत हो गया, जो कर्क रेखा हो गया, वह भारत के किन किन देशों से होकर वह गुजरती है। तो यहाँ पर भारत के इधर से वह हो गया, पहले गुजरात से होकर गुजरेगी, थोड़ा राजस्थान को भी टच करेगी, मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के बाद आगे छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड हो गया, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो अब हम लोग देख लिए उत्तर प्रदेश इसमें नहीं है शामिल, मध्य प्रदेश था, गुजरात था, झारखंड था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती। 24 में देख लिए कौन सा अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अब कह रहा है कौन सा अक्षांश, तो यही कर्क रेखा ही जो था ना, यह देखिए भारत की जो स्थिति है वो हम लोगों ने देखा था किस तरह से, ये क्या है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही थी जिसमें से 8 राज्य था। कौन कौन राज्य था, गुजरात था, गुजरात के बाद थोड़ा राजस्थान वाला भी पार्ट टच हो रहा था, मध्य प्रदेश भी आ रहा था, छत्तीसगढ़ भी आ रहा था, झारखंड भी आ रहा था, पश्चिम बंगाल भी आ रहा था, त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्य, तो यह हो जाएगा कर्क रेखा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, तो आशा करते हैं 8 राज्यों से। वो कौन कौन राज्य था वो अभी हम लोगों ने देखा किस तरह से भारत में, यहाँ पर गुजरात हो गया, गुजरात के बाद थोड़ा राजस्थान को भी टच कर रहा, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और यहाँ पर त्रिपुरा और मिजोरम भी हो गया, यानी 8 राज्यों से होकर गुजर रही थी। नेक्स्ट 36 में देख लिए निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजर रही थी। तो यह हम लोग पहले जानेंगे कि कहाँ से होकर गुजर रही थी। तो ये भारत का स्थिति था जिसमें से हम लोगों ने देखा था कि किस राज्य किस तरह से हो जाते हैं। यहाँ से गुजरात से गुजर रही थी, उसके बाद राजस्थान का भी टच हो रही थी, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम, यानी 8 राज्यों से होकर गुजर रही थी। उड़ीसा से होकर गुजर रही थी नहीं, गुजरात से बिल्कुल, राजस्थान से बिल्कुल, पश्चिम बंगाल से बिल्कुल तो गुजरा। 27 में देखिए राज्य का वह
भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो अब भारत का वह राज्य, तो भारत के वह 8 राज्य था जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजर रही थी। वो गुजरात था, राजस्थान था, एमपी था, छत्तीसगढ़ था, झारखंड था, पश्चिम बंगाल था, त्रिपुरा था और मिजोरम था। तो जम्मू कश्मीर बिल्कुल नहीं था, हिमाचल प्रदेश बिल्कुल नहीं था, झारखंड ओनली है। नेक्स्ट देख लिए भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है। यानी ये भारत जो जिस तरह से हम लोगों ने अभी देखा, जो भारत है, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है उसका क्या है, सबसे दक्षिणतम नोक क्या है, मुख्य भूमिका। मुख्य भूमिका रहा, ऐसा नहीं कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो वो अलग होता। मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु वह कन्याकुमारी है जो है तमिलनाडु में स्थित है। तो क्या कन्याकुमारी कहीं है? नहीं। तो कन्याकुमारी का है जो दक्षिणतम बिंदु है उसको हम लोग केप कैमरिकॉन के नाम से भी जानते हैं। तो कहीं पर कन्याकुमारी भी रहेगा, केप कैमरिकॉन भी रहेगा, जो कहाँ है वह 8 डिग्री 4 मिनट है। यह मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। और इंदिरा पॉइंट है जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जो 6 डिग्री कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है ना। 6 डिग्री 4 मिनट। और इस इंदिरा पॉइंट को हम लोग और अन्य नामों से जानते हैं, पार्सन पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट है, लाही चिंग है। तो इन 4 नामों से भी अन्य से जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 केप कैमरिकॉन हो जाएगा। 29 में आइए, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। अब भारत के दक्षिण में, भारत हो गया, इसके दक्षिण ये हो गया, इसके दक्षिण में दूरस्थ स्थल कौन सा है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ। तो देखिए भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल तो क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल जो है अंडमान निकोबार में और निकोबार में है। और निकोबार में भी कहाँ, क्योंकि निकोबार को 3 भागों में बांटा गया। जो आप देखेंगे कौन कौन निकोबार है, इस निकोबार में आप देखेंगे कि कार निकोबार, मध्य निकोबार और बृहत निकोबार। तो यह बृहत निकोबार में अवस्थित है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा जो 6 डिग्री 4 मिनट। तो ये भारत का दक्षिणतम, भारत के दक्षिण में दूरस्थ सबसे स्थल है। और इस इंदिरा पॉइंट को क्या कहते हैं, अन्य नामों से पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, लाही चिंग पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो 29 का प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम। अभी हम लोग चर्चा किए कि इंदिरा पॉइंट जो है वह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कहाँ है, अंडमान निकोबार में। और अंडमान निकोबार में भी कहाँ है, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, तो वह है निकोबार द्वीप समूह में। और निकोबार द्वीप समूह के भी किस भाग में, क्योंकि निकोबार 3 भागों में, कार निकोबार, मध्य निकोबार और बृहत। तो बृहत निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट है, वहीं पर अवस्थित है, जिसे हम लोग पार्सन पॉइंट के भी, लाहीचिंग के और पिग्मेलियन पॉइंट, इन सभी नामों के नाम से जानते हैं। 31 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट अवस्थित है। अब कह रहा भूमध्य रेखा के निकट, तो भूमध्य रेखा, पहले भारत का ये स्थिति हम लोग देखें। और भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा 0 डिग्री को ही कहते हैं भूमध्य रेखा। तो 0 डिग्री जो अक्षांश है उससे जो है आपको पता हुआ कि 876 किलोमीटर यह दूरी पर है, किससे, भूमध्य रेखा से। तो वहाँ पर जो है मुख्य भूमिका कौन है, वह इंदिरा पॉइंट होगा कि केप कैमरिकॉन होगा। तो कह रहा है कि भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। तो अब बताइए भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित कौन हो जाएगा, पहले केप कैमरिकॉन आएगा कि इंदिरा पॉइंट, पहले इंदिरा पॉइंट होगा, क्योंकि इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट है और ये 8 डिग्री 4 मिनट है। तो इंदिरा पॉइंट स्वाभाविक है, इंदिरा पॉइंट पहले होगा। नेक्स्ट देखिए 32 में, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। अब उत्तरी भाग है, अभी हम लोग चर्चा किए थे कि इस प्रकार से ये भारत है और यहाँ से ये हो गया, ये हो गया। तो उत्तरी पॉइंट जो है वह इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉइल सबसे उत्तरी पॉइंट जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, वह 37 डिग्री 6 मिनट पर अवस्थित है, जिसे इंदिरा कॉल के रूप में जाना जाता है। यह सबसे उत्तरी पॉइंट है। नेक्स्ट 33 में देखिएगा, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ। अभी हम लोग चर्चा किए कि जो इंदिरा पॉइंट है वह कहाँ है, वह अंडमान निकोबार में भी है। वह 6 डिग्री 4 मिनट जो है इस कहाँ पर है, ये 6 डिग्री 4 मिनट क्या है, इस अक्षांश पर वो अवस्थित है। और उस अक्षांश में से जो है अंडमान निकोबार की भी एग्जैक्ट लोकेशन अगर बात की जाए इसका, तो वह निकोबार द्वीप में है। निकोबार में भी कौन, निकोबार को 3 भागों में बांटा गया है। जो सबसे ऊपरी भाग है उसके कार, बीच वाले मध्य और सबसे दक्षिण वाले बृहत निकोबार। और इसी बृहत निकोबार के अंतर्गत में यह अवस्थित है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट 34 में हम लोग देखते हैं। 34 में कह रहा है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आइए इसे समझिए। देखिए ये समझिएगा, समझ लेते हैं तो आने वाला टाइम में कभी दिक्कत नहीं होगा। अब ये देखिए भारत का ये भाग है, सबसे दक्षिणतम भाग तमिलनाडु है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक रामानाथपुरम है। और इस रामानाथपुरम से यहाँ पर आप देखेंगे कि रामेश्वरम द्वीप यहाँ पर है। फिर रामेश्वरम द्वीप से यहाँ पर आपको श्रीलंका देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से ये स्थिति है। तो अब हम लोग जानेंगे कि ये जो रामनाथपुरम तमिलनाडु में है, रामनाथपुरम अब ध्यान में रखिएगा तमिलनाडु में है। तो यहीं से क्या होता है, यहीं से ये जो दूरी है इसका इस प्रकार से थोड़ा सा है ना। तो ये है रामेश्वरम द्वीप। अब रामनाथपुरम यानी भारत और रामेश्वरम द्वीप के बीच में क्या आता है, यहाँ पर आ जाता है
जिसको हम लोग बोलते हैं पंबन चैनल बोलते हैं, है ना। तो ये पंबन चैनल हो जाता है जो इसको अलग करता है। और इसी के ऊपर जो आ जाएंगे वह आ जाएगा पाल्क जनसंधि, यानी जो बृहत रूप ऊपर वाले हैं पाल्क जनसंधि। तो प्रश्न दो तीन तरीके से पूछा जाता है, पाल्क संधि क्या है, पंबन चैनल क्या है। अब हम लोग, ये तो हो गया रामेश्वरम द्वीप और भारत के बीच के जो है वह पंबन चैनल, यही पंबन चैनल को हम लोग एडम ब्रिज भी कहते हैं, वो एडम ब्रिज का ही भाग है यहाँ पर, है ना। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। अब रामेश्वरम द्वीप से श्रीलंका के बीच है, सर रामेश्वरम द्वीप से श्रीलंका के बीच के पाल्क क्या है, खाड़ी है, पाल्क खाड़ी, ये इसको अलग करता है। और नीचे है जो मन्नार की खाड़ी है, ये जो बृहद क्षेत्र जल का है वो मन्नार की खाड़ी। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि पाल्क जल संधि क्या है, फिर मन्नार की खाड़ी क्या है, फिर पाल्क खाड़ी क्या है, फिर पंबन चैनल क्या है, वो सभी को हम लोगों ने देख लिया। तो प्रश्न पूछा भारत की मुख्य भूमि का रामेश्वरम द्वीप कौन अलग करता है, तो कौन करता है, क्या पाल्क जनसंधि, नहीं। पाल्क जनसंधि हम लोगों ने देखा कि वह क्या है, इसके ऊपर का भाग है जो पूरा बृहद क्षेत्र है। तो पाल्क जनसंधि मुख्य रूप से क्या करता है, वह भारत और श्रीलंका को अलग करता है, क्योंकि यह क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र, यही वाले क्षेत्र नहीं, ये पूरे क्षेत्र जो ऊपर वाले पानी आ रहा है उसको हम लोग पाल्क जनसंधि कहते हैं। तो यह पर्याप्त नहीं है। चलिए पंबन चैनल, हाँ, तो पंबन चैनल अभी हम लोगों ने देखा, जो रामेश्वरम द्वीप है जो रामनाथपुरम तमिलनाडु का, वहाँ से पंबन चैनल है जो उसको अलग करता है, याडम ब्रिज का भाग है। तो 10 डिग्री चैनल ये तो अंडमान निकोबार को करेगा, 9 डिग्री चैनल ये भी करेगा। और नीचे मन्नार की खाड़ी था। और रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका के बीच को जो अलग होता वह पूछ दिया जाता, तो क्या हो जाता, वह हो जाता पाल्क खाड़ी हो जाता, है ना। तो ध्यान में रखेंगे, पाल्क जल संधि, पाल्क खाड़ी, बारीकी से अंतर है। कभी कभी पाल्क खाड़ी बाल्क जल संधि में कन्फ्यूज कर कर आप गलत आंसर दे देंगे तो आपका निगेटिव का चांस वहाँ बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, नीचे चलते हैं। आदम पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों का मध्य है। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि भारत का ये मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु रामनाथपुरम यहाँ से, यहाँ से देखेंगे तो आज जो पंबन चैनल है वो आडम ब्रिज का ही भाग है, यहाँ रामेश्वरम द्वीप है, फिर यहाँ पर आपको श्रीलंका देखने को मिल रहा था। तो आडम ब्रिज किन दो देशों के मध्य है, तो किन दो देशों, भारत और श्रीलंका के बीच में, वही रामेश्वरम द्वीप है, यहाँ पर आडम पंबन चैनल है, उसी वही भाग है उसका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में देखते हैं 36 में, निम्नलिखित द्वीपों के उगमों में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग यानी 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक होता है। वो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, अंडमान और निकोबार। आइए थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करते हैं अंडमान और निकोबार के बारे में। तो ये अंडमान हो गया, अंडमान 4 भागों में विभाजित है। सबसे ऊपर भाग को उत्तरी अंडमान कहते हैं, और उससे नीचे वाले भाग को, उत्तरी अंडमान को मध्य अंडमान कहते हैं, और नीचे वाले को दक्षिणी अंडमान कहते हैं, और जो सबसे नीचे उसको लघु अंडमान कहते हैं। तो इस प्रकार से अंडमान को 4 भागों में बांटा गया। तो यह भी आपको जानना होगा, जो उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान में क्या अवस्थित है वो भी हम लोग समझेंगे कि उत्तरी अंडमान में क्या जाता है। तो उत्तरी अंडमान में आप देखेंगे तो क्या है, आपको मिल जाएगा, मतलब उत्तरी अंडमान में आपको सैंडल पीक देखने को मिल जाएगा, सबसे बड़ी चोटी 732 मीटर, यही आपको उत्तरी अंडमान में है। उसके बाद क्या देखेंगे आप, उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक मिल जाएगा, मध्य अंडमान में, उसके बाद ये मध्य अंडमान में, फिर आप दक्षिणी अंडमान में आएंगे तो दक्षिणी अंडमान में आपको पोर्ट ब्लेयर देखने को मिल जाएगा जो इसकी राजधानी है। और इसी पोर्ट ब्लेयर से 27 किलोमीटर दूरी पर आपको कौन है, एक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है ना। वो भी प्रश्न एक बार पूछ दिया था, तो उन चीज़ों को भी ध्यान में आपको रखना है, हो सकता है आने वाला टाइम में आपको प्रश्न देखने को मिल जाए। तो महात्मा गांधी समुद्री उद्यान है जो पोर्ट ब्लेयर से 27 किलोमीटर की दूरी पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आ जाइए, ये हम लोग कहाँ थे, यह थे दक्षिण अंडमान में हम लोग थे। उसके बाद आ जाइए लिटिल अंडमान, और यही लिटिल अंडमान पर हम लोग, जिसको लघु अंडमान कहते हैं, बैरन द्वीप है, सक्रिय ज्वालामुखी, एशिया का, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। तो ये था अंडमान का भाग। अब इसी के नीचे, यानी जस्ट इसके नीचे आप क्या है, निकोबार। तो यहाँ स्पेस नहीं है तो ऊपर से लेते हैं। अब निकोबार को भी 3 भागों में बांटा गया, कार निकोबार, मध्य निकोबार और बृहत निकोबार। तो अब हम लोग देखेंगे इसी बृहत निकोबार में इंदिरा पॉइंट है जो 6 डिग्री 4 मिनट पर अवस्थित है, तो यह भी ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से क्या होता, अब ये जो होता है अंडमान ये हो गया, और निकोबार यही 10 डिग्री चैनल से अलग करता है। और एक प्रश्न कभी कभी और बन जाता है कि जो जैसे दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, तो यह डेक्कन पास है जो इसको अलग करता है। तो ये भी प्रश्न देखने को मिलता है, क्या ही क्या 37 में डंकन पास क्या है। तो अभी हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि जो अंडमान है वो मुख्यतः 4 भागों में विभाजित था। सबसे ऊपर वाले भाग को उत्तरी अंडमान कह रहे थे। उत्तरी अंडमान के अंतर्गत में क्या आ रहा था, उत्तरी अंडमान के अंतर्गत में आ रहा था वहाँ का जो सैंडल पीक चोटी है, सबसे ऊँची चोटी जो 732 मीटर है। उसके बाद मध्य अंडमान आ रहा था, मध्य अंडमान था, उसके बाद दक्षिणी अंडमान था, और दक्षिणी अंडमान में क्या आ रहा था, दक्षिणी अंडमान में आ रहा था पोर्ट ब्लेयर आ रहा था। और इस पोर्ट ब्लेयर की, जो अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, इसी से 27 किलोमीटर दूर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिल रहा था। और यही है जो सबसे नीचे लघु अंडमान। तो यही हो गया अंडमान, लिटिल दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में डंकन पास है यहाँ पे।
तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं द्वीप एक है, आप द्वीप देखेंगे गुजरात वाले भाग। अब गुजरात में आ जाइए थोड़ा सा, जैसे ये गुजरात है ना बना हुआ, ये गुजरात जो है इस तरह से एक खंबात की खाड़ी हो गया और यहाँ से इस तरह से, तो यहाँ पर जो है यहीं पर आपको द्वीप देखने को मिल जाएगा नीचे में। और दमन भी गुजरात वाले क्षेत्र में, यहाँ दमन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे यह गुजरात के तट पर द्वीप अवस्थित है, जो द्वीप है एक प्रकार का द्वीप। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि क्या है? अब भारत और श्रीलंका अभी हम लोग देख लीजिए, भारत में इस तरह से हम लोगों ने अभी चर्चा किए थे कि भारत इस तरह से तमिलनाडु में क्या है, ये कौन सा था, रामनाथपुरम था, है ना, उसके बाद पम्बन ये रामेश्वरम था, उसके बाद श्रीलंका था। तो वह पाल्क जल संधि जो क्या था, ऊपर वाले क्षेत्र जो पूरा बृहद क्षेत्र आ रहा था, जिसे हम लोग पाल्क जल संधि कह रहे थे। और एक पाल्क की खाड़ी था जो क्या था, रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच की अलग कर रहा था। तो ध्यान में रख के बनाना है। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला पाक जल संधि होगा। भारत और चीन के बीच सीमा का बनाने वाली रेखा क्या है? तो भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली है, इसका निर्धारण 1914 ईस्वी में किया गया था। वो शिमला समझौता जो शिमला में हुआ था, उसमें दोनों राजी हुआ था। जो इसको किया गया था वह मैकमोहन के द्वारा यह तैयार किया गया था। तो चीज़ों को ध्यान में रखना है कि ये तैयार कब किया गया था, 1914 में। फिर आप आगे ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारण किया गया था, मैकमोहन नहीं, वो रेडक्लिफ था, जो सर रेडक्लिफ के द्वारा तैयार किया गया था। चलिए, तो ये हो गया, हम लोगों ने जान लिया कि मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी? अब भारत और पाकिस्तान के हुआ क्या गया था, सर रेडक्लिफ के द्वारा। वह 1947 ईस्वी में जब भारत आज़ाद होता है तो उन्हीं के द्वारा सीमा का निर्धारण किया जाता है, सर रेडक्लिफ के द्वारा। और आपको यह भी बता दें कि भारत और चीन के बीच जो क्या है, मैकमोहन रेखा जो निर्धारित किया गया है, वो कहाँ किया गया है? वह अरुणाचल प्रदेश के पास में है, वहीं पर इस सीमा का निर्धारण किया है। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच, वो आगे हम लोग देखेंगे। भारत के सुदूर पूर्व में, ये भारत की स्थिति ये हो गया है ना, इसके सुदूर पूर्व में सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली। तो सुदूर पूर्व जैसे ही बोल दिया तो आप देखिए, चीन तो पूर्व में है नहीं, लेकिन चीन का भी भारत के साथ सीमा निर्धारण होता है 3488 किलोमीटर। म्यांमार भी है, म्यांमार हो जाता है 1643, जबकि पूर्व में है। थाईलैंड भी हो गया, थाईलैंड के साथ नहीं होता, वियतनाम हो गया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा म्यांमार। क्यों होगा म्यांमार? क्योंकि यह सुदूर पूरब बोला है, अन्यथा सबसे ज़्यादा तो इनमें से चीन ही आ जाता। नेक्स्ट, भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई? अभी हम लोग चर्चा किए कि भारत और चीन के बीच जो सीमा निर्धारण किया गया है, वह क्या किया गया, इनके द्वारा किया गया है, मैकमोहन के द्वारा किया गया 1914 ईस्वी में, जो शिमला समझौता में दोनों के द्वारा स्वीकृति किया गया था। जो अरुणाचल प्रदेश, जो यहाँ पर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, यहीं पर एक खींचा गया है, तो वह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं 44 में, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस किस के साथ लगता है, पहले वो हम लोग जानेंगे कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगता है। कितना लगता है पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगता है वो लगभग है, चलिए ये ध्यान में भी नहीं आ रहा, आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो पाकिस्तान का भी सीमा लगता है, बांग्लादेश का भी सीमा लगता है। बांग्लादेश को आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा क्या है, बांग्लादेश के साथ ही सीमा लगता है, लगभग 4096 किलोमीटर है। हाँ देखिए, पाकिस्तान के साथ याद आ गया, 3323 किलोमीटर सीमा का निर्धारण होता है। उसके बाद भूटान के साथ है, सबसे कम 699 किलोमीटर है। और श्रीलंका के साथ तो लगता ही नहीं है, क्योंकि श्रीलंका के बीच में पाल्क जल संधि आ जाता है ना, तो श्रीलंका हो जाएगा। 45 में हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है? अब हम लोग जानेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से देश हैं। तो इसके अंतर्गत जो शामिल देश है, पहले तो जो पड़ोसी देश हैं, अब उठा लीजिए, पहले उठा लेते हैं हम लोग भारत से। भारत के बाद बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश के बाद भूटान हो गया, भूटान के बाद नेपाल हो गया, नेपाल के बाद पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान के बाद श्रीलंका हो गया, श्रीलंका के बाद मालदीव। मालदीव वही मालदीव जो क्या है, यहाँ पर 9 डिग्री चैनल यानी कि जो मिनिकॉय द्वीप है और 8 डिग्री चैनल के बीच में मालदीव है। तो इस प्रकार से ये क्षेत्र हैं भारत का उपमहाद्वीप के क्षेत्र में आते हैं। तो शामिल नहीं है, पाकिस्तान तो है, नेपाल भी है और श्रीलंका भी है, लेकिन बांग्लादेश भी तो है ही है। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका शामिल नहीं है ना, श्रीलंका की भी हम चर्चा भी नहीं किए, श्रीलंका नहीं होगा भारतीय महाद्वीप में। तो ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके अंतर्गत में 7 आते हैं। तो एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। तो हो गया, पहले भारत हो गया, 1 हो गया, बांग्लादेश 2 हो गया, भूटान 3 हो गया, उसके बाद नेपाल 4 हो गया, उसके बाद पाकिस्तान 5 हो गया, उसके बाद पाकिस्तान हो गया, उसके बाद हो गया मालदीव 6 हो गया,
और एक, चलिए याद आ जाएगा, चर्चा करेंगे। 46 में हम लोग देखते हैं, 46 में किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? अब कह रहा है भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। तो आ जाइए, अभी हम लोगों ने जाना कि जो भारत में जो तटीय सीमा है वह कितने देशों के साथ है, वह 9 देश था। उसमें था, हम लोग गुजरात देखे थे, महाराष्ट्र देखे थे, गोवा देखे थे, कर्नाटक देखे थे, केरल देखे थे, तमिलनाडु देखे थे, आंध्र प्रदेश देखे थे, उड़ीसा देखे थे और पश्चिम बंगाल। ये 9 देशों के साथ भारतीय समुद्र की तट सीमा थी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो था वह गुजरात के साथ हम लोगों ने देखा था 1214 किलोमीटर, दूसरा आंध्र प्रदेश के साथ 973 किलोमीटर। अब भारतीय राज्य की समुद्री सीमा सबसे छोटी, वह सबसे छोटी हो जाएगा वह गोवा के साथ। अब गोवा के साथ में प्रश्न उठता है कि कितना आखिर वो टच करता है, तो सबसे कम 160 किलोमीटर मात्र टच करती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वह किसके साथ है? ऑप्शन में है नेपाल, पाकिस्तान, चीन। तो ये तीनों देशों के साथ सीमा साझा करती है। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ 4096, उसके बाद है पाकिस्तान के साथ, कितना है? पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। तो क्या पाकिस्तान सेकेंड नंबर पर है? नहीं, सेकेंड नंबर पाकिस्तान नहीं, चीन है। चीन के साथ कितना आता है? वो आता है 3488 किलोमीटर। तो यह ध्यान में रखेंगे, 3488 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ में? भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ में है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। तो सबसे छोटी पाकिस्तान के साथ हम लोगों ने जाना 3323 किलोमीटर, और उसके बाद चीन के साथ 3408, नेपाल के साथ कितना था? 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर और सबसे कम भूटान के साथ 699 किलोमीटर था। भारत अब को निम्नलिखित में से भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। कह भारत के भौतिक प्रदेश में किस प्रकार से विभाजन कर सकता है? तो देखिए, अगर आप इसे देखेंगे, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में पहले भी चर्चा हुई थी, यहाँ पे भी चर्चा करेंगे कि जो भौतिक स्वरूप में विभाजन जो भारत का किया गया वह पहले क्या किया गया? उत्तर पर्वतीय प्रदेशों के द्वारा। उत्तर पर्वतीय प्रदेशों में, जिसमें हम लोग हिमालय के बारे में जानेंगे, उत्तर से दक्षिण में हम लोग जानेंगे ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक जिसको लघु हिमालय कहते हैं। फिर इसी को पूर्व से पश्चिम में जाएंगे तो कुमायूं हिमालय, जिसे पंजाब हिमालय भी कहते हैं, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो इस प्रकार से उत्तर पर्वतीय प्रदेश हो गया। उसके बाद बृहद मैदानी क्षेत्र में हम लोग देखेंगे, बृहद मैदानी क्षेत्र में किस प्रकार से जो है नर्मदा नदी, विंध्याचल पर्वत, वो 2 भागों में बांट करता है। एक उत्तर का मैदान जिसमें उत्तर मैदानी में, जिसमें हम लोग देखेंगे किस प्रकार के गंगा के डेल्टाई द्वारा जो मैक्सिमम 40% जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करेगी। उसके बाद दक्षिण प्रायद्वीपीय के बारे में पढ़ेंगे, दक्कन का पठार आ जाएगा, फिर मालवा का पठार आ जाएगा, फिर सागर तटीय प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न में से पर्याप्त, इसका जवाब यही होगा, इस प्रकार से विभाजित कर रही है। नेक्स्ट 50 में हम लोग देखते हैं, 50 में कह रहा भारत की कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? सबसे प्राचीनतम की बात कर रहा है। उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और समुद्री तल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वह प्रायद्वीपीय पठार। अब ऐसा प्रश्न क्यों, प्रायद्वीपीय पठार क्यों होगा? तो आइए थोड़ा हम लोग इससे विशेष से जानते हैं। आप याद करिए, प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानें हैं जो उत्पत्ति लगभग 3000 मिलियन क्या हुई, वर्ष पूर्व हुई है। आप कार्बोनीफेरस युग से पहले आप देखिए, कार्बोनीफेरस, अल्फ्रेड वेगनर में भी हम लोग चर्चा किए थे कि किस प्रकार से उन्होंने बताया, जब गोंडवाना लाइन का एक भाग क्रिटेशियस युग के दौरान क्या हो गया था, जो क्रिटेशिक युग था, गोंडवाना लाइन कौन था? वह दक्षिणी भाग। जब एक जो पृथ्वी क्या था, पहले एक स्थलखंड था, जब उसका विभाजन हुआ तो दक्षिणी भाग को गोंडवाना लाइन कहें। तो वही जब गोंडवाना लाइन का एक भाग क्रिटेशियस युग में अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से क्या होता है, दक्कन ट्रेप का निर्माण होता है, यानी ज्वालामुखी उद्गार होता है, उसमें दक्कन ट्रेप का निर्माण होता है। वही दक्कन का क्षेत्र या प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित होता है। दक्कन के पठार पर बेसाल्ट वह किससे, वह होता है यानी कि ज्वालामुखी का निर्माण से। अब बेसाल्ट क्या है, याद करिए, चट्टान में हम लोग चर्चा किए थे कि क्या होती है, जब पृथ्वी के अंदर से द्रवित मैग्मा लावा जब क्या होती है, बाहर आकर बाहर आती है तो वो जम जाती है। तो एक क्या हो जाती है, पृथ्वी के अंदर ही जम जाती है, एक पृथ्वी के बाहर। जो पृथ्वी के बाहर जमती है वो जल्दी जम जाती है और छोटे छोटे कण में विभाजित हो जाती है, और जो पृथ्वी के अंदर होती है वो धीरे धीरे जमती है। और जो धीरे धीरे जमती है, इसके कारण इसको क्या कहते हैं, अंतर्भेदीय चट्टान कहते हैं, और ऊपर वाले को बहिर्भेदीय आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो अंतर्भेदीय आग्नेय चट्टान को हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्भेदीय आग्नेय चट्टान को हम लोग ग्रेनाइट चट्टान के रूप में जानते हैं। जो ऊपर में आकर जमता है उसे बहिर्भेदीय आग्नेय चट्टान को बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। तो बेसाल्ट चट्टान क्या होता है, छोटे छोटे कणों से बना होता है, और ग्रेनाइट जो होता है जो अंदर ही जम गया वो हो गया थोड़ा मोटा मोटा कण होता है। ये हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे, यहाँ पे भी चर्चा कर दी। तो वही प्रायद्वीपीय पठार जो बना होता है वह बेसाल्ट चट्टान से होता है, क्योंकि वो ऊपर आकर जम जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने किस तरह से देखा कि प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीनतम किस लिए, क्योंकि गोंडवाना लाइन का जो विभाजन होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, और उसी उद्गार से वो बेसाल्ट चट्टान से निर्मित यह क्षेत्र होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी शेष क्वेश्चन हम लोग अगले अध्याय में देखेंगे। तब तक हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं।